तो ये प्राची हैं जिनकी रैंक इस बार में आई है AIR 28। देखिए बिना आंसर राइटिंग के तो पेपर पास होगा नहीं, तो अगर आंसर राइटिंग करनी है शुरू में एक डर रहता है, तो उस डर को दूर कैसे करना है उसी के रिगार्डिंग आज प्राची आपके साथ में डिस्कस करेंगे। This is the basic requirement of any answer writing that you have वो introduction body conclusion वो दिखनी चाहिए कि this is introduction, this is body, this is conclusion and try कि जो word exactly question में पूछे गए हैं हम उन्हीं word को उठा के सब heading में डाल दें। दिव्या मैम के जो notes थे तो मैंने उनमें से ही ऐसे 4-5 निकाल लिए थे कि और ट्राई करो कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे कीवर्ड्स निकालो जो कि एक ब्रॉडर आंसर में फिट हो जाए। जो भी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है IAS सब का, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी भी। तो जब आप क्लास में आते हो तो प्लीज़ बी अटेंटिव, जो सर और मैम बताते हैं प्लीज़ उसको फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए, नॉट जस्ट इन लेटर बट इन स्पिरिट ऑल्सो। जब आप मेंस में लिख रहे हो ना, देयर आर 20 क्वेश्चन एंड जस्ट 3 आवर्स, कुछ भी सोचने का समय वहाँ पे नहीं मिलेगा कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। वहाँ पे एकदम प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो देखते ही समझ आ जाए कि दिस विल बी इंट्रोडक्शन, दिस विल बी बॉडी, दिस विल बी सब पार्ट्स एंड दिस विल बी कंक्लूजन। क्योंकि मैं भी यहीं पे बैठा करती थी, क्लास में आती थी, आगे बैठती थी, सर मुझे भी समझाते थे। ट्रस्ट में इनिशियली मेरे से बिल्कुल अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता था। मैंने जैसे पहले ही बताया कि सर मेरा लाइन कीज देते थे। तो ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, व्हेन यू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस रिजल्ट्स विल बी गुड। हाय बच्चे, नमस्कार, कैसे हैं आप? प्राची इस बार रैंक 28 लेके आए हैं, बट बिफोर कमिंग अप कि ये किस किस बैच में थे या कैसे इन्होंने आंसर राइटिंग की, एक स्टोरी से शुरू करूँगा कि बिहार में एक बच्चे पोस्टेड हैं, उनका मुझे मैसेज आया 2022 में आया था कि सर एक बच्ची है, बहुत मेरे रिलेशन में पढ़ती है, रिलेटिव है, और बहुत अच्छी मेहनती बच्ची है, और वो ऐसा हो सकता है एक उससे पुरानी बच्ची हुआ करती थी सिमीकरण, तो उसका काफ़ी रेफरेंसेस देता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये सिमीकरण हो सकती है आपके लिए, बहुत ही मेहनती बच्ची है, आप बस थोड़ा ध्यान दे देना और पेपर पास कर जाएगी हैं। अभी वापस आए तो उन्होंने मुझे वो मैसेज दिखाया था। तो ये प्राची हैं जिनकी रैंक इस बार में आई है AIR 28। बिहार से आते हैं ये बच्चे, हमारे साथ एसोसिएटेड थे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, QEP में, बाकी सारे कंपोनेंट्स में फर्स्ट सीट में बैठा करते थे। ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, काफ़ी कुछ 3 बार इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस बार इन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फाइनली AIR 28 लेके आए हैं। आज का जो सेशन है उसका ब्रॉड डायमेंशंस ये कवर होंगे कि जब आप शुरुआत में आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए बिना आंसर राइटिंग के तो पेपर पास होगा नहीं, तो अगर आंसर राइटिंग करनी है शुरू में एक डर रहता है, तो उस डर को दूर कैसे करना है उसी के रिगार्डिंग आज प्राची आपके साथ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15-20 मिनट में कि इन्होंने कैसे किया था, नोट्स कैसे बनाते हैं, इन्होंने अपने आंसर्स कैसे लिखे थे। मैंने रिक्वेस्ट किया था इनसे कि आप अपने लिखे हुए कुछ आंसर्स लेके आना ताकि वो हम बच्चों को बता पाएँ और आपको समझा पाएँ। तो बहुत बहुत बधाई है बच्चा। थैंक्स। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। I was part of Science of Answer Writing SAW course and Quality Enrichment Program QEP course in MK Adar's classes. So I learned my initial answer writing from sir's classes only, that how to start writing, how to demarcate different subparts, how to address different subparts. So those things I'll discuss in the class today. So first starting with how to start writing an answer. See, listen, whenever we start to write answer, एवरीबडी फेसेस इनर्शिया कि लिखना कैसे है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एंड हाउ टू राइट दैट फर्स्ट आंसर। वो जो फर्स्ट आंसर लिखने का चैलेंज है, जो इनर्शिया है, वही सबसे बड़ा है, और उसको जब ओवरकम कर लेते हैं तो देन आंसर राइटिंग बिकम्स अ हैबिट। सो टू क्रैक मेंस इन वन गो यू शुड डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर एवरी डे, सो ताकि वो चीज़ें इंटरनलाइज हो जाएं कि देखते ही हमें पता चलें कि हमें क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है। तो जब मैं सर की क्लासेस में पहले आती थी तो मैं बहुत कन्वेंशनल आंसर्स लिखती थी। मुझे ये पता होता था कि आंसर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, बट हाउ टू राइट इट इफेक्टिवली ताकि वो इंट्रोडक्शन इंट्रो जैसा लगे, वो बॉडी में ना जाए, और बॉडी के बाद जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो वो एक सेपरेट दिखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। सो स्टार्टिंग विथ हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। जब हम किसी भी आंसर को लिखते हैं तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन।
So, introduction should not exceed beyond 3 lines or I said 30 words. Same with conclusion और rest जो बाकी part होता है either in 10 marker और 15 marker. It should be composed of your body वाली thing. तो जब मैं initially आती थी classes में तो मेरे introduction काफ़ी लंबे हो जाते थे, 5-6 lines के introduction में लिख देती थी. तो what sir used to do कि सर मेरी कॉपी पे एक लाइन खींच देते थे कि ये 3 लाइन है, इसके बाद तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है. तो धीरे धीरे वो मेरा इंट्रोडक्शन रिड्यूस होकर 6 लाइन्स से 3 लाइन्स तक पहुंचा. तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है या इंट्रोडक्शन लंबा हो जा रहा है, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड जहाँ पे कि आप एक स्पेस बना लो, ये लाइन खींच दो कि इसके आगे मुझे नहीं करना है. तो जब आप ये चीज़ करोगे तो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली चलेगा कि मुझे इतने ही वर्ड्स में एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखना है. नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ अ गुड इंट्रोडक्शन. तो मैं ये बोलूँगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन होते हैं जो विच एवरीबडी राइट्स. सम ऑफ देम आर फैक्ट बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, सिचुएशनल बेस्ड, एनीथिंग डेफिनेशन बेस्ड. तो कुछ चीज़ें बहुत कन्वेंशनल होती हैं. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन बेस्ड की कोई क्वेश्चन आया, सपोज ग्लोबलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आया, तो आप उसको व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन से लिख सकते हो. बट विथ टाइम मैंने ये देखा कि मैं उतने अच्छे फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शंस नहीं लिख पा रही थी. तो मैं क्या करती थी कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल सा कन्वेंशनल वाला इंट्रोडक्शन लिखती थी. तो उसमें मैंने एक जो वैल्यू एडिशन चीज़ की कि मैं लिख तो कन्वेंशनल ही रही हूँ. फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन पे पूछा या ग्लोबलाइजेशन में पूछा तो मैं डिफाइन करती थी, बट मैं उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करती थी कि मैं एक कोई थिंकर डाल देती थी, लाइक गिडेंस डिफाइंस या फिर ली डिफाइंस अर्बनाइजेशन. उससे क्या होता था कि एक वो थिंकर का वैल्यू एडिशन आ जाता था. एंड यू शुड नॉट थिंक कि अगर जीएस का पेपर है तो आप थिंकर्स को नहीं लिख सकते हो. एक थिंकर अगर आप लिख सकते हो जो बहुत फेमस है, फॉर एग्जाम्पल गिडेंस इज़ वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन, तो वो वाली चीज़ फिर वो ओवरडू नहीं लगती हैं. तो आप अगर वो लिखोगे तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वहाँ पे हो जाता है अगर आप कन्वेंशनल इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो. तो इंट्रोडक्शन आप जब भी लिखो ये ट्राई करो कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड के जितने सब पार्ट्स हैं वो सारे उस इंट्रोडक्शन में कवर हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ. ये जो क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe key ethical dilemmas in this regard. तो आप ये देख सकते हो एथिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. अगर हम कंपोनेंट्स को इसमें देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी डिजिटल एज, सेकेंड कंपोनेंट वुड बी सोशल मीडिया, थर्ड विल बी वे ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ विल बी सेवरल एथिकल इशूज, चैलेंजेस. एंड नाउ क्वेश्चन हेयर इसकी इन सब का मुझे मिला के एथिकल डिलेमा लिखना है. तो अब यहाँ पे वो आता है कि हम इंट्रोडक्शन में किसको एड्रेस करें. सोशल मीडिया को एड्रेस करें, कम्युनिकेशन को एड्रेस करें, एथिकल इश्यूज एड्रेस करें, चैलेंजेस. तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए जिसमें कि ये सारे कुछ एक साथ ही हम डिस्क्राइब कर दें. फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा इंट्रोडक्शन में, एज फॉर डिजिटल 2024 रिपोर्ट ओवर 61% ग्लोबल पॉपुलेशन यूजेज सोशल मीडिया, with India having 470 plus million users. Yet India also ranks third in misinformation spread. तो जब हमने ये चीज़ लिखी तो हमने जब लिखा प्रेजेंट डिजिटल एज, तो डिजिटल एज वाली बात हमने यहाँ पे उसको कर दिया सब्सटैंशिएट कि 61% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज नाउ यूजिंग इट. तो इट शोज़ कि ये कितना बड़ा स्केल पे हो रहा है. देन इंडिया में कितना ज़्यादा यूज़र्स हैं. एंड नाउ हाउ इट इज़ लीडिंग टू चैलेंजेस ये हो गया कि ये थर्ड, इसकी वजह से वी आर थर्ड इन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड. तो जितने भी कंपोनेंट्स थे क्वेश्चन में पूछे गए हमने इंट्रोडक्शन में सबको एड्रेस किया. तो ये ट्राई करना चाहिए कि किसी एक चीज़ को लेके हम इंट्रोडक्शन नहीं बनाएं, ना ही हम सोशल मीडिया को सिर्फ एड्रेस करें, ना ही हम सिर्फ चैलेंजेस एड्रेस करें. इंट्रोडक्शन शुड बी होलसम, जहाँ पे जितने सब पार्ट्स पूछे गए हैं हम सबको मिला के एक इंट्रोडक्शन बनाएं. ठीक है. तो जब इंट्रोडक्शन वाली चीज़ हम लोग कर लेंगे उसके बाद लाइक सी दिस इज़ नॉट मोर देन 3 लाइन्स इंट्रोडक्शन, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स. क्योंकि अगर आप 30 वर्ड्स से ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे लिखोगे ना तो 10 मार्कर में फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा इन बॉडी वाला पार्ट. तो बॉडी को इफेक्टिवली लिखने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट इंट्रोडक्शन शुड बी क्रिस्प, शॉर्ट एंड वेरी टू द पॉइंट. नाउ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब की एथिकल डिलेमास इन दिस रिगार्ड. तो ये हमें ट्राई करना चाहिए स्पेशली इन जीएस. ऑप्शनल में 20 मार्कर्स में वन कैन ट्राई या पैराग्राफ में लिख सकते हो,
बट इन GS इन ऑल द पेपर्स इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। पॉइंट फॉर्मेट में लिखने से क्या होता है कि एक तो क्लैरिटी आती है, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, कि जहाँ पे दिखते हैं कि आपके पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। सेकेंड, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू नो कि मुझे इसके बाद और भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप उसको इफेक्टिवली पॉइंट्स को लिखते हो। तो इट शुड बी लाइक दिस कि हर पेपर में पॉइंट वाइज ही हम आंसर करें। तो अभी फॉर एग्जांपल इधर आया कोर एथिकल डिलेमास इन सोशल मीडिया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम सब पार्ट्स कैसे बनाएं और किन सब पार्ट्स को हमें एड्रेस करना है। तो हम फिर वापस से क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो देखेंगे कि इन प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज़ रिवॉल्यूशनलाइज आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, इसको हमने इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दिया, बॉडी में अब उसको वापस लाने का कोई वो नहीं है। अब नाउ इट हैज़ रेज सेवरल एथिकल इशूज़ एंड चैलेंजेस। तो क्वेश्चन अब यहाँ से एड्रेस हो रहा है कि सेवरल इशूज़ एंड चैलेंजेस हैं। तो अब हम यहाँ पे उसको लेके आएंगे एंड ट्राई कि जो वर्ड एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछे गए हैं हम उन्हीं वर्ड को उठा के सब हेडिंग में डाल दें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जब एग्जामिनर क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी और स्टूडेंट ने एग्जैक्टली वही चीज़ एड्रेस कर दी है क्वेश्चन में। तो पिक एग्जैक्ट सेम वर्ड्स और उसी का आप सब पार्ट्स बना दो, तो वो विजिबिलिटी हाई हो जाएगी उस चीज़ की। तो नाउ कमिंग टू द आंसर, तो हमने ये बना दिया कोर एथिकल डिलेमास इन सोशल मीडिया। अब जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप उसको लिखो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एंड ट्राई। हर पॉइंट्स में आप एग्जांपल्स नहीं लिख पाओगे क्योंकि उतना वो चीज़ वहाँ पे हो नहीं पाती कि हर पॉइंट्स में एग्जांपल लिख पाएँ, बट जितने भी पॉइंट्स में एग्जांपल आ रहे हैं स्पेशली इन एथिक्स, ट्राई कि हर पॉइंट ट्राई कि मैक्सिमम पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल्स लिखो। तो उससे क्या होगा कि जो आप लिख रहे हो उसका सब्सटैंशिएट होता जाएगा वो थ्रू एग्जाम्पल। 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो एथिक्स में इट्स लाइक 7 to 8 पॉइंट्स लिखे हैं एंड यू कैन कोट एवरीथिंग जो भी हमने GS में पढ़ा है वो एथिक्स में भी। फॉर एग्जांपल असर रिपोर्ट्स वगैरह कोट किए हुए हैं। तो डोंट फील कि ये काफ़ी GS लगेगा या डेटा फैक्ट्स वाला लगेगा। जब भी हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं हमें लिखनी एथिक्स की बातें होती हैं, बट उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए वी नीड डेटाज एंड फैक्ट्स। तो वो करने के बाद एंड ट्राई कि अगर जो भी मैं क्या करती थी एथिक्स के पेपर में कि जब मैंने ये फुल स्टॉप लगा दिया बॉडी के बाद तो मैं सारे को समराइज़ कर देती थी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि यहाँ पे लिख दिया जैसे सोशल डिलेमा, सोशल मीडिया चैलेंजेस, डिलेमा, व्हाट हैपेंस इन यूज़। ठीक है, तो वो भी एक मेथड होता है, आप वे फॉरवर्ड वाली चीज़ भी कर सकते हो। बट जस्ट वन थिंग इन माइंड कि 10 मार्कर में उतना स्पेस नहीं होता कि आप हर क्वेश्चंस में वे फॉरवर्ड लिख दो। तो अगर वे फॉरवर्ड लिखने की चीज़ नहीं आ रही है तो जस्ट डोंट गेट बॉदर्ड कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। हर क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है वे फॉरवर्ड लिखना। जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिस पे हम काम कर सकते हैं और आगे इफेक्टिवली उसको एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा है कीवर्ड्स के टर्म में, तो मैं ये सेम चीज़ फ्लो चार्ट के टर्म में समराइज कर देती थी ताकि जो भी ऊपर से अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पता हो कि मैंने बॉक्सेस में लास्ट में ये समराइज कर दिया है। एंड कंक्लूजन भी जैसे मैंने बोला कि सिमिलर ही इंट्रोडक्शन के जैसा होना चाहिए, इफेक्टिव, क्रिस्प एंड 3 लाइन्स। एंड कंक्लूजन कभी भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि हमें लगे कि बस क्वेश्चन खत्म कर दिया है, हेंस इट इज़ नीडेड, हेंस इंडिया विल प्रोग्रेस, हेंस इंडिया विल गेट डेवलप्ड बाय 2047 इफ वी डू दिस। वो फिर वो कंक्लूजन है ही नहीं। इट्स लाइक यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर पेपर एंड राइटिंग कंक्लूजन। वो कंक्लूजन नहीं होगा। कंक्लूजन शुड बी एज इफेक्टिव एज इंट्रोडक्शन बिकॉज इट गिव्स completion to the answer which you have written. For example, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि if we follow the above thing, social media problem will be solved. तो ये कोई कंक्लूजन ही नहीं है। इट्स लाइक राइटिंग इंग्लिश अगेन एंड अगेन। तो डोंट यूज जार्गन्स और इंग्लिश वर्ड्स ओनली इन द कंक्लूजन। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है सोशल मीडिया नीड्स टू इवॉल्व फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉफिट टू प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्शियंस गाइडेड बाय डिजिटल एथिक्स। तो ये शो कर रहा है कि आपने ये चीज़ भी मानी कि उसका एक ड्रॉबैक है, बट उस ड्रॉबैक को अगर हम दिए गए पॉइंट्स के थ्रू डील करेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ बन सकती है जिससे कि डिजिटलाइजेशन विल बी ईजी। तो इट शोज अ पॉजिटिव आउटलुक। तो कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव फॉर्म कि जहाँ पे ये आप दिखा पा रहे हो कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू रियलाइज दैट देयर आर चैलेंजेस, देयर आर प्रॉब्लम्स, बट
पॉजिटिविटी इज़ देयर, होप इज़ देयर, एंड जब हम वो चीज़ों को करके लिखेंगे तो अल्टीमेटली कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव. हाँ, बट इसमें भी एक चीज़ ये देखना है कि जैसे हमने इंट्रोडक्शन 3 लाइन्स में लिखा या 30 वर्ड्स में लिखा, उससे ज़्यादा का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं होना चाहिए. मेजर आंसर्स ऑफ एनी बडी शुड बी इन पॉइंट फॉर्मेट, और वो बॉडी को एड्रेस करनी चाहिए. क्योंकि जब हम सब पार्ट्स को देखेंगे तो हर सब पार्ट को एड्रेस करने के लिए वी नीड टाइम एंड स्पेस, एंड 2 पेज में अगर हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो इफेक्टिवली हम बॉडी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे. नाउ कमिंग कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कैसे थी, लाइक हाउ टू एड्रेस दीज थिंग्स. तो मैं सर के यहाँ पे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल थी. तो व्हाट सर यूज़ टू डू कि हमें जो सिखाई गई थी कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसको डिमार्केट करना है कि इसमें कितने सब पार्ट्स बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो जैसे सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक सब पार्ट बन सकता है. अगर ये 15 मार्कर का रहता तो हम एक छोटा सा यहाँ पे बना देते फ्लो चार्ट कि हाउ सोशल मीडिया हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड आवर कम्युनिकेशन, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट एड्रेस कर देते अगर ये 15 मार्कर होता. बट सिंस कि ये 10 मार्कर है तो इसका स्कोप नहीं है कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें. तो जब भी आप स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा कि किन सब पार्ट्स को एड्रेस करना है, किन को छोड़ना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें हेल्प करती है वो ये करती है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो और वहाँ पे नंबरिंग करो. जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, देन यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन आया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर सेवरल एथिकल इश्यूज आए तो यहाँ पे 3 लिख दिया, चैलेंजेस में 4 लिख दिया, की एथिकल डिलेमास तो यहाँ पे 5 लिख दिया. तो इनिशियली जो आप करोगे तो आपको यही एक्सरसाइज करनी है. आप 1 वीक ये एक्सरसाइज करो कि मुझे पता करनी है कि मुझे हर क्वेश्चन में कौन से सब पार्ट्स को एड्रेस करना है. यूज़ दिस नंबरिंग मेथड, ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि अब आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है. टू राइट एनी गुड आंसर, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ये समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो जैसे ही आपने ये पॉइंटर फॉर्मेट स्टार्ट किए बनाने 1 2 3 4 5, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. तो और इससे क्या होगा कि जो इनिशियल फियर होता है आंसर राइटिंग का कि मैं कैसे लिखूं, क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे करूं, वो टूट जाएगा. तो स्टार्टिंग में फॉर 3 to 4 days और फॉर एटलीस्ट अ वीक डू दिस एक्सरसाइज कि बस क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें वहाँ पे करो कि कितने सारे सब पार्ट्स मुझे एड्रेस करने हैं. फिर जब आप ये चीज़ कर लोगे ना तो तब आप देखना कि फिर आप स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज कि 10 मार्कर में मुझे कितने एड्रेस करने हैं, 5 मार्कर में कितने, 15 मार्कर में कितने एड्रेस करने हैं. जब आप 10 मार्कर में देखोगे तो आप खुद ही ये रियलाइज़ करोगे कि ये वाली चीज़ मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका स्कोप नहीं बचेगा. इश्यूज चैलेंजेस दोनों को एक साथ ही कर देते हैं और लास्ट में जो मेन चीज़ है एथिकल डायलेमास उसको एड्रेस कर देते हैं. बट अगर 15 मार्कर में आए तो हमारे पास स्कोप बचता है कि हम 1-2 जो क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो सर बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें एड्रेस कर दो जो शायद कोई मिस कर दे, तो वो एक 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देता है. दैट इट शोज़ कि you understand each word of the question and you're trying to explain everything in detail. तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो यही करो कि पहले समझें कि क्वेश्चंस को सब पार्ट में कैसे एड्रेस करना है. देन इफ़ यू आर डन विथ दिस एक्सरसाइज देन ट्राई राइटिंग ओनली इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिख के देखो कि कैसे मैं इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक इंट्रोडक्शन बना सकती हूँ, लाइक एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स. तो इनिशियली मैं भी यही करती थी कि स्टार्टिंग में आके क्लास में पहले ये काम किया था 1 वीक, उसके बाद 3-4 दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखती थी डिफरेंट अक्रॉस द जीएस पेपर्स. सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है कि इस क्वेश्चन का ये इंट्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन का ये इंट्रोडक्शन है, सिर्फ वही क्या है. सेम इंट्रोडक्शन के बाद वो सेम काम करती थी कि मैं बॉडी को एक्सप्लेन नहीं करती थी, बॉडी में बुलेट पॉइंट्स डाल देती थी. वो डाल के मुझे क्या हो कि मुझे पता है कि मैंने बॉडी में इन चीज़ों को एड्रेस कर दिया है. फिर उसके बेस पे मैं कंक्लूजन लिखती थी. तो स्टार्टिंग के 1 वीक 2 वीक मैंने यही किया है, सब पार्ट्स एड्रेस करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है. क्योंकि अल्टीमेटली जब इन चीज़ों को एड्रेस कर दोगे ना कि सब पार्ट्स कैसे देखने हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा. वेयर स्ट्रक्चरिंग का कभी इशू नहीं आएगा कि फ्लो नहीं आ रहा है आंसर में या एक स्ट्रक्चर्ड नहीं लिख रहा है, कुछ भी लिखा हुआ लग रहा है. तो जैसे ही आप पार्ट्स वाइज पार्ट जाओगे ना तो हर डिमांड क्वेश्चन की फुलफिल होगी एंड पॉइंट्स भी बॉडी में अच्छे जनरेट होंगे. बिकॉज यू नो कि अब मुझे एथिकल डिलेमास जब मैंने हेडिंग डाल दिया तो मुझे उसके अंदर एथिकल डिलेमास ही लिखने हैं, मुझे और कुछ नहीं लिखना है. तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिंस इट्स अ 10 मार्कर, तो इसका जो मेजर डिमांड था
that was addressed in the question. That was the core ethical dilemma in the question asked. उसके बाद जब ये वाली चीज़ कर दी तो सिंस कि हमारे पास स्कोप था कि हम इस चीज़ को एक पॉजिटिवली एड्रेस करें, तो एक वे फॉरवर्ड में बता दिया कि येस प्रॉब्लम्स आर देयर बट हाउ इट कैन बी सॉल्व जस्ट टू गिव एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉजिटिव आउटलुक। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे की है और इसको कंक्लूड करा है। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी आंसर राइटिंग दैट यू वो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वो दिखनी चाहिए कि दिस इज़ इंट्रोडक्शन, दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ कंक्लूजन। उसको आप हर पार्ट को अंडरलाइन या हर पार्ट को बॉक्स भी नहीं बनाओ, जो मेजर सब हेडिंग्स है उनको आप बॉक्स के थ्रू दिखाओ तो वो पता चले कि एक सब हेडिंग है। एंड ट्राई नॉट अंडरलाइनिंग एवरीथिंग इन ऑन द पेपर, फिर वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस हो जाती हैं। जो मेजर कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उसको ही बस अंडरलाइन करो एंड नॉट एनीथिंग एल्स, ताकि वो जो पढ़ रहा है उसको ये दिखे कि ये आपने क्या बताने का ट्राई कर रहे हो। तो नॉट मोर देन 10% ऑफ एनी आंसर शुड बी अंडरलाइन, नहीं तो वो जो आप चीज़ जिस पे फोकस करवाना चाहते हो वो मिस हो जाएगी। तो मैंने इसी के थ्रू मैं ट्राई करती थी कि यही मेरा टेम्पलेट होता था कि मुझे पहले 1 2 3 4 करके क्वेश्चंस वो करने, उसके बाद मुझे सब पार्ट्स लिखने और उसके बाद मुझे पूरा आंसर्स कंप्लीट करना है। अब क्योंकि आपको लगेगा कि क्वेश्चंस लिख रहे हैं फिर हर बार सब पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ट्रस्ट मी, इनिशियली 7 8 to 8 डेज जब आप ये काम कर लोगे कि 1 2 3 4 कर रहे हैं, उसके बाद आपको नीड भी नहीं लगेगी। आप वो खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये 10 मार्कर है तो मुझे इन सब पार्ट्स को एड्रेस करना है, ये डिमांड है क्वेश्चन की, और 15 मार्कर है तो इन सब पार्ट्स को एड्रेस करना है। इसका बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप जितने PYQs है उन पे ही नंबरिंग और सब पार्ट्स करके देख लो, और जो सर की भी बुकलेट है टॉपर्स हैंड रिटन बुकलेट्स, उसमें देख लो कि जो आप सब पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और जो आपने टेम्पलेट सोचा है आंसर का, क्या वो सिमिलर है जो किसी ने जिसकी जो सर की जो बुक है उसमें भी क्या सिमिलर टेम्पलेट्स ही हैं या कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो जब आप कंटिन्यूस ये एक्सरसाइज 30 to 40 क्वेश्चन पे कर लोगे ना, तो इन द एंड यू विल रियलाइज कि ये बहुत इफेक्टिव वे है टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, और इससे जो वो सब पार्ट्स को कैसे एड्रेस करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो वाला चीज़ एकदम टैकल हो जाएगा अच्छे से। नाउ अब मैंने ये वाली चीज़ कैसे करी थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। तो इसमें इतने ज़्यादा सब पार्ट्स नहीं है जो पूछा गया है, एंड क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड नार्को टेररिज्म। तो मैंने नार्को टेररिज्म को, जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड लिखने का ट्राई करती थी, तो मैंने नार्को टेररिज्म को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। एंड सी, मैंने जो सीखा था कि मैं 3 लाइन से ज़्यादा या 30 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं लिखूंगी, तो आई हैव ट्राइड कि मैं उससे ज़्यादा का ना लिखूं और एक इफेक्टिव जो उसका नार्को टेररिज्म क्या होता है बस उसको डिफाइन कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। तो यही वाली जो चीज़ है ना, इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट, तो वो इमर्ज ही क्यों हुआ, तो मैंने उसको वही जो बिटवीन द लाइंस जो मैंने आपको पढ़ाया बताया कि कैसे करना है, कि सब पार्ट्स हमें देख के समझ आना चाहिए कि हमको इसमें क्या चीज़ें एड्रेस करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाया था, एम ऑफ नार्को टेररिज्म, कि व्हाट नार्को टेररिज्म क्या करना चाहता है, लाइक जब वो इवॉल्व हो रहा है तो क्यों इवॉल्व हो रहा है। तो मैंने उसको एक ये फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट वाइज में दिखा दिया था। इट शोज कि आप आंसर को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो मैंने वो एम में बताया था। फिर उसके बाद मैंने किया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई नार्को टेररिज्म इज़ इंक्रीजिंग, तो मैंने फिर ये रीजंस दिए थे कि, और यहाँ बॉक्स में बना दिया था, और एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज़ करे थे जो क्वेश्चन से पूछे गए थे, रीजंस फॉर इमर्जिंग एज सीरियस थ्रेट, एज इन क्वेश्चन वाई नार्को टेररिज्म इज इमर्जिंग एज सीरियस थ्रेट। तो फिर मैंने उस पर फिर जो भी मेरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, इंडिया का क्लोज लोकेशन, क्रेसेंट, शेप्ड, वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब लिखा था, और एग्जाम्पल्स मैं ट्राई करती थी कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो उस क्वेश्चन के नीचे एग्जाम्पल डाल के लिखो। तो वो वाली वो को करा था। सिंस इट्स अ 10 मार्कर, तो मैं ट्राई करती थी कि 10 मार्कर में 6 to 7 पॉइंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने थोड़ा सा स्पेस ये एक्स्ट्रा एम वाले में ले लिया था, तो इसकी वजह से जो मेरे ओवरऑल पॉइंटर्स हैं वो 5 ही रह गए यहाँ पे, कि रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इमर्जिंग एज सीरियस थ्रेट। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्कर है ना, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इवेंचुअली ये रियलाइज़ होगा
कि मुझे क्या ये वाली पार्ट की नीड थी उस क्वेश्चन में, या मैं इस पार्ट को ही और उसमें पॉइंट्स डाल सकती थी। मैंने वो यहाँ पे इसीलिए किया क्योंकि मुझे वो एक इवोल्यूशन दिखाना था। तो यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे तो ये 3 प्लस ये 5, तो ये 8 पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स ऐसे मत कैलकुलेट करना कि इसके इस हेडिंग के नीचे मेरे 5 पॉइंट्स हैं, फिर इस हेडिंग के नीचे मेरे 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव अक्रॉस द पेपर कि आपने कितनी बातें लिखी हैं, इट शुड बी काउंटेड एज पॉइंट। उसके बाद रीजंस ही पूछे थे, बट सिंस कि इट्स अबाउट गिविंग अ पॉजिटिव आउटलुक कि हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं और वो चीज़ें चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो फिर मैंने इन सुटेबल मेजर्स भी डाल दिए थे कि जो हमारे इंटेलिजेंस है और जो भी हम काम कर रहे हैं अक्रॉस नार्को टेररिज्म के लिए, वो डाल दिया था। तो फिर मैंने वही आंसर में लिखा था कि कंक्लूजन में वापस 3 लाइन कंक्लूजन इफेक्टिव वन, नार्को टेररिज्म इफ नॉट मॉनिटर्ड एट टाइम कैन टेक वायलेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म थ्रेटनिंग यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि एक जो हमारा कंट्री है उसका यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए वो क्वेश्चनेबल ना हो जाए और उसको हमको बचा के रखना है। तो ये मैंने लिंक करने का ट्राई किया कि एवरीथिंग इवन इफ इट स्टार्ट्स एट वेरी ग्राउंड लेवल, तो वो यहाँ तक ना पहुँच जाए, इसके लिए ज़रूरत है कि हम टाइम टू टाइम जो हमारे मेजर्स हैं उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। तो हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन द कंक्लूजन कि प्रॉब्लम्स आर देयर बट इफ एड्रेस्ड करेक्टली वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो जब आप ये एक्सरसाइज करें तो सिमिलरली प्लीज़ डू इन दिस वे ओनली कि आप क्वेश्चंस को पहले 1 2 3 4 5 में 5 सब पार्ट्स में डिवाइड करें। इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि सब पार्ट्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा और आप यूपीएससी की पीवाईक्यूज़ को ना ऐसा 5-6 साल की पीवाईक्यूज़ हर साल का उठा के कर लें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने अपने इस अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी क्योंकि मेरा यही वाला प्रैक्टिस रहा था कि मुझे सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है और बॉडी तो एड्रेस हो जाता है। तो मैंने इस बार 15 to 24 सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से लिखे और जो सर की बुकलेट है टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स उससे मैं मिलाती थी कि मैंने सारे सब पार्ट्स एड्रेस कर दिए, क्या चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई और मैं वो अपने लिखे हुए आंसर में वहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट कर देती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो मतलब मेरा मेंस भी जस्ट क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यूज़ लिखे हैं तो उसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक इट। तो जब आप यूपीएससी मेंस में लिखने जाते हो ना और आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि मुझे पता है कि आंसर्स को तोड़ना कैसे है, सब पार्ट्स कैसे एड्रेस करना है, तो जब वो आप पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे ना तो वो वहाँ पे वो हेजिटेंसी नहीं होगी कि अभी इसको कैसे लिखें या कैसा एड्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक, स्टिल यू विल बी एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि मैं फर्स्ट लाइन एड्रेस कर देता हूँ, 2-3 सब पार्ट्स बना देता हूँ और कंक्लूजन लिख देता हूँ। तो इवन इफ ऑन द टॉपिक्स इन विच you are not very comfortable you will be able to easily write something on that topic और वो क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़ के नहीं आओगे। ये तो इससे एकदम पॉसिबली बहुत अच्छा हो जाएगा वो वाली चीज़ आपके लिए। सिमिलरली क्योंकि मेंस इज़ लाइक मोर ऑफ राइटिंग क्वालिटी आंसर्स। क्वालिटी आंसर्स लिखने में हमारा सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि वी हैव सो मच ऑफ कंटेंट, तो समझ नहीं आता कि किस टॉपिक में क्या लिखें और कितना लिखें। तो आई वाज पार्ट ऑफ क्यूईपी हेयर, सो सर हर टॉपिक्स पे और दिव्या मैम हर टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट देते थे। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर है तो उस पर बहुत सारा डेटा फैक्ट्स फिगर्स होते थे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द डेटा, ऑल द फैक्ट्स, ऑल द फिगर्स और उसको आंसर्स में लिख के आ जाओ क्योंकि इतना स्कोप भी नहीं होता। यू हैव टू राइट अ 10 मार्कर इन 7 minutes एंड 15 in 11 minutes। तो उतनी चीज़ें आप सिर्फ कीवर्ड से भर दोगे तो वो भी बहुत जार्गन टाइप आंसर लगेगा जहाँ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग विच इज़ आस्क्ड, यू आर जस्ट राइटिंग कीवर्ड्स। तो उसके लिए मैं करती थी कि सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज मैंने 4-5 कीवर्ड्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स निकाल लिए थे कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इतने ही 5-6 चीज़ें लिखूंगी, ये क्वेश्चन आया तो इतनी ही 5-6 चीज़ें लिखूंगी। तो उससे मेरा फोकस भी क्लियर हो गया कि अब मुझे वापस जो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं उसको नहीं देखना है, मुझे बार बार वो रिवाइज़ नहीं करनी है। टॉपिक वाइज जो मैंने सेग्रीगेट कर लिया मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करती थी ताकि वो इंटरनलाइज हो जाए कि मुझे कीवर्ड्स लिखने से पहले सोचना नहीं पड़े कि मैं ये कीवर्ड यहाँ पे कैसे लिखूँ, ये आएगा नहीं। वो जो आप बार बार उस कीवर्ड्स को जो अपना बना के रख लीजिएगा तो इट्स एडवाइजेबल कि जो भी आपको क्यूईपी में दिया जाता है उसको भी आप 1-2 बार फिल्टर आउट करो और देखो कि इनमें से कौन से, फॉर एग्जांपल अगर एमएसपी का ही क्वेश्चन आता है तो इसमें से कौन सा कीवर्ड है जो मैं लिखूंगी, ये जो 3-4 कीवर्ड उसको लिखो कि ये
MSP का टॉपिक आया तो यही 3 कीवर्ड मुझे लिखने हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज दैट कीवर्ड बिफोर एग्जाम। अगर आप सारे कुछ ही करने लगोगे कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, वेयर यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनी गुड कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ मैंने QEP वाले नोट्स को अपने शॉर्ट कैसे करा था। फॉर एग्जाम्पल विमेन तो दिव्या मैम के जो नोट्स थे तो मैंने उनमें से ही ऐसे 4-5 निकाल लिए थे कि, और ट्राई करो कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे कीवर्ड्स निकालो जो कि एक ब्रॉडर आंसर में फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर विमेन का कोई भी क्वेश्चन आया तो विमेन पार्टिसिपेशन हैज़ बीन अ चैलेंज, तो मैं ये वाला डेटा लिख दूंगी। विमेन का वेज रिलेटेड इशू, तो ये वाला डेटा लिख दूंगी। अगर कुछ वायलेंस वाला आता है विमेन का, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, बहुत कुछ का डेटा लिख सकते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने एक कोई लिखा था कि अगर कोई वायलेंस वाला डेटा आया तो मैं ये रेप वाला एक लिख दूंगी। सिमिलरली वी टॉक अबाउट वीमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन, तो वहाँ से ये लिख दूंगी कि वर्ल्ड में डेटा कितना और इंडिया में कितना है, तो ये कंपैरिजन वाला हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं हर टॉपिक का क्या करती थी, 2-3 फैक्ट्स लिख लेती थी, फिर उसी के कीवर्ड्स लिख लेती थी। फॉर एग्जांपल अगर कंक्लूजन में लिखना हो तो ये वाला कंक्लूजन देखिए, ये जेंडर वाला जो है, फ्रॉम जेंडर बाइनरी टू जेंडर स्पेक्ट्रम, ये सिर्फ विमेन वाले में नहीं है, ट्रांसजेंडर वाले में भी फिट हो जाएगा। तो एनी क्वेश्चन विच कम्स इन दैट डायरेक्शन वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी एंड गिविंग अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, तो वहाँ पे हम कंक्लूजन की बात कर सकते हैं कि बस हमें जेंडर को बाइनरी में नहीं देखना चाहिए, एक टोटल देखना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन एंड विमेन, इट्स अबाउट ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस विच विमेन फेस, तो उसके लिए पैट्रियार्कल बार्गेन। सिमिलरली इंटरसेक्शनैलिटी एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, जहाँ पे जिसको आप कास्ट वगैरह में भी लिख सकते हो कि विमेन जस्ट नॉट फेस चैलेंजेस ऐसे हायरार्की में वर्टिकल, बस हॉरिजॉन्टल वाले में भी, अक्रॉस द कास्ट ऑल्सो, तो वहाँ पे ये इंटरसेक्शनैलिटी वाली चीज़ें आपकी यूज़ हो जाएंगी। तो 1-2 मैं डायग्राम्स बना लेती थी कि अगर विमेन वाला चीज़ आएगा तो मैं उसमें लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल विमेन का पार्टिसिपेटरी गैप, एडवांसमेंट गैप एंड रेम्यूनरेटिव गैप। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मैंने 9-10 निकाल लिए थे टॉपिक पे, और इसको अक्रॉस आप सोसाइटी के किसी भी पेपर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि विमेन रिलेटेड इश्यूज आप पेपर 1 में भी आ सकते हैं, पेपर 2 में भी आ सकते हैं, और एथिक्स में भी आते हैं, केस स्टडी वाले में कि अगर आप विमेन एम्प्लॉय हो तो क्या चैलेंजेस आएगा, तो उस पर भी हम बता सकते हैं कि अगर इन वाली चीज़ों पे हम काम करें, यहाँ पे काम करें कि पार्टिसिपेटरी गैप को रिड्यूस कर दें, तो वो विमेन का ग्रोथ विल बी वेरी मच ईजियर। तो यहाँ से मैं ऐसे करती थी, हर टॉपिक पे कर लेती थी, और मैं ट्राई करती थी कि कुछ एक एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जीविका एक बिहार का बहुत एस्पिरेशनल स्कीम है, आप लोग जानते होंगे, जो विमेन डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो कोई एक ऐसा स्कीम या केस स्टडी ये छोटा सा बना के लिख दो, बट वो उसका स्कोप 10 मार्कर में होता नहीं है, 15 मार्कर में स्कोप होता है, जहाँ पे एक छोटा सा आपकी केस स्टडी टाइप हेडिंग बना के लिख सकते हो डैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे विमेन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल विमेन का जो आप लिख रहे हो, तो डोंट राइट कि विमेन वायलेंस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे, ट्राई टू हैव इट इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कि मैं उन टॉपिक्स को लिखूंगी जहाँ पे जिसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यह जीविका ही लिखा तो ये विमेन डेवलपमेंट में, विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, बहुत सारे जगह पे ये काम आ सकता है। तो उन टॉपिक्स को लिखिए जिसको आप मल्टीपल जगह पे वो सेम कंटेंट को प्रोड्यूस कर सको, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवीजन वुड बी वेरी मच ईजियर, और वही कीवर्ड्स को आप अक्रॉस द पेपर्स लिखेंगे तो आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा, और जो चीज़ें जो फिल्टर आउट करनी है वो भी बार बार नहीं करनी पड़ेंगी। सिमिलरली ये वही सोसाइटी का ट्रेडिशन एंड ऑल उस पर लिखा हुआ है। अब आते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी, IR, इन सब में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो काफ़ी मतलब एक दिखाते हैं कि टेक्निकल चीज़ों के दिखाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो ये ना मतलब किसी भी जब हम GS के आंसर्स को लिखते हैं तो एक होता है कि उस सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर वोकेबलरी होती है, तो उस पर्टिकुलर वोकेबलरी में हम लिखें, फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी लिख रहे हैं एंड वी आर राइटिंग पैट्रियार्कल बार्गेन, तो इट शोज कि वी हैव अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी वाला पेपर। सिमिलरली अगर हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, इंक्रीज सर्विलेंस एट चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्ट्रेथनिंग,
तो इस शोज़ कि वी हैव कमांड ओवर सब्जेक्ट, और हम समझ रहे हैं कि उस टॉपिक में हमें बात क्या करनी है, एंड वी आर नॉट जस्ट राइटिंग रैंडम इंग्लिश। मैं ये बार बार चीज़ कह रही हूँ कि डोंट फिल योर आंसर विथ ओनली इंग्लिश, जहाँ पे लगे कि ये कुछ सब्सटैंशियल लिखा ही हुआ नहीं है, बस इंग्लिश लिखा हुआ है। ट्राई टू राइट ओनली थिंग विच इज़ आस्क्ड 2-3 पॉइंट्स में, एंड नॉट फिल एनी थिंग विथ जस्ट फिलर वर्ड्स, डोंट फिल आंसर्स विथ फिलर वर्ड्स। देन फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे हमारी कमेटीज़ है, मधुकर गुप्ता कमेटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ऑपरेशन सद्भावना, उम्मीद, तो ये हर कुछ मैं 3 पेज का मैंने बना लिया था इंटरनल सिक्योरिटी का, कि कोई भी टॉपिक आएगा तो मैं ये 3 लिख दूंगी, जैसे विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, तो इसको आप अक्रॉस द टॉपिक्स यूज़ कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी में। वो ऑर्गेनाइज क्राइम आ गया, या लोगों का कैसे हमें हेल्प चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो एवरीवेयर इट्स लाइक स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, तो वी कैन राइट इट इन एनी आंसर दैट पीपल शुड बिकम ईयर्स एंड आइज ऑफ पुलिस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, ताकि एक वो ट्रस्ट डेवलप हो पीपल एंड पुलिस में। तो ये सब आप हर उसमें लिख सकते हैं, बट यही है कि आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा क्यूईपी से कि ये पॉइंट्स है और मैं इतनी ही पॉइंट्स को मुझे ध्यान देना है, और अब मुझे वापस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की तरफ नहीं देखना है। तो इसको ही जब आप रिविज़न करेंगे ना बार बार, तो फिर आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी, जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे आंसर्स, तो देखेंगे कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा उस समय, बट एक्चुअली इतना बेयर मिनिमम होना चाहिए, ताकि अगर आप एक पॉइंट मिस करो तो एटलीस्ट दूसरा पॉइंट किसी टॉपिक में लिख दो। तो एक बेयर मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए हर टॉपिक में, कि जैसे 10 से 12, कि अगर मेरे से कोई एक एग्जाम्पल नहीं भी याद आ रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल याद आ गया तो मैं वो लिख दूंगी। सिमिलरली ये हैमर एंड टोंग स्ट्रैटेजी, डी रेडिकलाइजेशन, ये सब उसका ही है कि मैंने बोला 3 पेज मैंने बनाया था इंटरनल सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि अगर सिक्योरिटी पे ही आया तो सर ये काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स देते थे कि सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो उसका कंक्लूजन ही ऐसे कर दो कि हमें सिक्योरिटी को कैसे बूस्ट करना है, तो फिर ये सिक्योरिटी के और ये चीज़ें, तो आप इसको एक ऐसे बॉक्स बना के भी कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो इट विल शो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच नुएंसेस ऑफ all the components written in the answer. Similarly, economics में भी ये मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, डिफेंस वाले उधर के, कि इसको कैसे लिखना है। तो हर टॉपिक पे मैंने यही किया था कि मैं कुछ कीवर्ड्स ले लेती थी कि इतने ही कीवर्ड्स मुझे हर टॉपिक पे लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो उससे क्या होता था कि रिटेंशन बहुत इजी हो गया था मेरे लिए कि ये टॉपिक आएगा तो मैं उस पर इतने ही लिखूंगी। और जैसे मुझे कुछ अक्रॉस द पेपर, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं और टेस्ट में मिला, तो वैसे साइड में बना के लिख लेती थी अगर कोई टॉपिक्स अच्छा लगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएन रिजोल्यूशन क्या था उसमें, तो इससे मुझे रिवीजन इजी होता था। जैसे ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप सिर्फ ये मत सोचना कि इंटरनल सिक्योरिटी में ही लिख सकते हैं, ये बहुत सारे, कोई भी क्वेश्चन आया लॉ एंड ऑर्डर का, इनफैक्ट इफेक्टिव गवर्नेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ट्राई टू इंक्लूड दैट कीवर्ड्स विच हैज़ मल्टीपल रेफरेंसेज, जिसको आप हर जगह मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हर टॉपिक के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दोगे ना कि मुझे ये कीवर्ड इसी टॉपिक में लिखना है, तो रिटेंशन वुड बी वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं। फिर अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स ही ध्यान में रखोगे तो बेसिक कंटेंट पे थोड़ा वो हो जाएगा कि अब कितनी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ट्राई यूज़ दोज कीवर्ड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे गवर्नेंस वाले आ गए हैं कि गवर्नेंस का क्या करना है, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स होने चाहिए। ये डेटा मुझे जो अपडेटेड डेटा कहीं कहीं पे मिल जाता था, तो मैं ये रेशियो देख लेती थी कि अभी पुलिस वाला रेशियो पहले कितना था, अभी कितना हुआ। तो इट्स ऑल कि आप जब प्रोसेस में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ओल्डर बैच स्टूडेंट थी तो मुझे कीवर्ड्स फिर भी सिमिलर, कुछ डेटा अपडेट होते थे, तो मैं इसी वाले नोट्स में अपने डेटास को साइड में ऐड कर देती थी। सिमिलरली ऑन ऑल द टॉपिक्स यू कैन हैव योर डेटा, जो आपको लगे कि मुझे ये रिटेन हो जाएगा, और मैं जब ये लिखूंगी ना तो जस्ट ओन दोज थिंग्स, कि जब मैं ये लिखूं तो मुझे लगे कि ये आंसर में ये चीज़ें बहुत नेचुरली आ रही हैं, कुछ भी रस्ट नहीं लगना चाहिए। एंड डोंट राइट टू मच कीवर्ड्स ऑल्सो। मैं इनिशियली क्या करती थी कि कंक्लूजन लिख रही हूँ तो 3 कीवर्ड्स का कंक्लूजन लिख दिया कि कंक्लूजन में 3 लाइन्स है और हर लाइन में 3 कीवर्ड्स है। दैट ऑल्सो डजेंट लुक गुड। वो लगता है कि बस यू हैव रिटन बिकॉज यू हैव लर्न समवेयर,
तो ट्राई उतना ही लिखने का जो उस क्वेश्चन की डिमांड को फिल कर और वहाँ पे फिट हो रहा है. इट शुड नॉट बी लुक्ड वेरी फोर्स्ड कि मुझे लिखना ही है. तो ट्राई टू राइट मैक्सिमम 3 to 4 कीवर्ड्स इन ईच आंसर, क्योंकि फिर आपको बाकी पॉइंट्स भी तो लिखने हैं. तो ट्राई की एक कंफ्यूजन में लिख दीजिए. इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वो प्रैक्टिस से आता है कीवर्ड लिखना, बट कंक्लूजन में इजीली हो जाता है और बॉडी में तो 1-2 लिख ही सकते हैं. तो 3 to 4 keywords per answer in 10 marks, and similarly 4 to 5 in 15 markers work very well. And सबसे बड़ा चैलेंज जो कि यूपी के साथ ये आता है कि कंटेंट बहुत डेंस है. तो जब सर और मैम क्लास में पढ़ा दें तो ट्राई कि उसको आप अपने से किन टॉपिक्स में, कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो आप अलग से एक शॉर्ट नोट्स प्लीज़ बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन में वही काम आएगा. एंड मल्टीपल वे ऑफ रिवीजन कीजिए. और जो मैंने आपको वो बताया ना कि 1 2 3 स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखने का. ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स. और जब आप वो करने लगेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि चलो अभी सब पास तो लिख लिया, अब मैं पहले इंट्रोडक्शन लिख लेती हूँ फिर बॉडी. तो वो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है. तो प्लीज़ गो थ्रू एक्सरसाइज एंड राइट आंसर्स, बिकॉज अल्टीमेटली मेंस विल हेल्प यू टू गेट द रैंक. एंड प्रीलिम्स तो जैसे काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है, तो इफ़ यू गेट द चांस टू राइट मेंस, हैव दैट मच हार्ड वर्क डन कि एक बार ही प्रीलिम्स का जब भी निकले तो मेंस डन एंड डस्टेड हो जाए, उसमें बार बार इम्प्रूवमेंट ना करना पड़े. तो जब भी आप लिखो बेसिक आंसर राइटिंग से स्टार्ट करो एंड देन गो फॉर दीज कीवर्ड्स आफ्टर 10 to 12 आंसर राइटिंग. एंड आई होप ये सबका हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव अगर मैंने कर लिया तो सारे लोग कर सकते हैं. क्योंकि मैं भी यहीं पे बैठा करती थी, क्लास में आती थी, आगे बैठती थी, सर मुझे भी समझाते थे. ट्रस्ट में इनिशियली मेरे से बिल्कुल अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता था. मैंने जैसे पहले ही बताया कि सर मेरा लाइन कीज देते थे. तो trust on the process. When you trust on the process, results will be good, but just don't directly jump on the result कि अरे मेरा पहला ही आंसर बेस्ट होना चाहिए. पहला बेस्ट आंसर किसी का नहीं होता है. मेरे तो इनिशियली 20-30 आंसर्स बहुत बेकार होंगे, बट अल्टीमेटली जब वो 30-35 आंसर लिख लोगे ना, तो जो आपको 50th आंसर होगा, दैट विल बी योर दी आंसर जो आप एग्जाम हॉल में लिखोगे. बट उसकी जो 49th की जो मेहनत है उस 50 आंसर से पहले का, वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर वो नहीं हो पाएगा चीज़. क्योंकि जब आप मेंस में लिख रहे हो ना, देयर आर 20 क्वेश्चन एंड जस्ट 3 hours. कुछ भी सोचने का समय वहाँ पे नहीं मिलेगा कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. वहाँ पे एकदम प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो देखते ही समझ आ जाए कि दिस विल बी इंट्रोडक्शन, दिस विल बी बॉडी, दिस विल बी सब पार्ट्स एंड दिस विल बी कंक्लूजन. सो आई होप आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें. एंड रेस्ट सर एंड मैम विल बी देयर टू फर्दर गाइड एंड हेल्प. एंड जस्ट टेक जो भी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है आई सब का, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी भी. तो जब आप क्लास में आते हो तो प्लीज़ बी अटेंटिव. जो सर और मैम बताते हैं प्लीज़ उसको फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए, नॉट जस्ट इन लेटर बट इन स्पिरिट also. And I hope you all will be again, जैसे मैं यहाँ पे आज उधर से बैठ के यहाँ खड़ी हुई, आई होप कि आप लोग भी सब इस साइड ऑफ पोडियम पे आ पाएंगे. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे यू ऑल अचीव द डिजायर्ड विश विच यू वांट टू बी इन लाइफ. एंड जस्ट बी हैप्पी इन द लाइफ एंड बी ग्रेटफुल इन द प्रोसेस एंड enjoy the process of UPSC journey. It should not feel like a burden. If you start feeling like burden, you will not be able to sustain for long. So sir, just trust the process and enjoy the process and do your best in the process. If you have done best in the process, results will definitely be in your favor. Thanks a lot.